नाउ लिसन, जो 3 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, प्लीज ऑल ऑफ यू, एथिक्स में जो 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं आपके नोट्स में आप देखो। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज द नेम गिवन, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द टर्म एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ द टर्म एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। जैसे मैंने हाईलाइट किया है उस तरह से आप हाईलाइट करो एथिक्स का मीनिंग। व्हाट इट इज रिटन, एथिक्स हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। पहला मीनिंग एथिक्स का आप मार्क करो उधर, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अगेन आई से, मेरे साथ मार्क करो, पहला मीनिंग एथिक्स का जो लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट। आई से प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर किसको लेकर, एक इंडिविजुअल को लेकर और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर। देन व्हाट इज गुड और बैड एंड हैविंग टू डू विथ मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, ये सेकंड मीनिंग है एथिक्स का। ऑलरेडी इट इज मार्क कि एथिक्स का वैरायटी ऑफ मीनिंग्स है। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट है, दूसरा व्हाट इज गुड और बैड विच हैज अ रिलेशन विथ मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। एंड थर्ड मीनिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाप, पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। आप वहां पर लिख लो, पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। मतलब एथिक्स के ये 3 मीनिंग्स है। इन सब का फोकस एक इंडिविजुअल पर रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से है, एक इंडिविजुअल के कंडक्ट से है और कैरेक्टर से है। बिजनेस एथिक्स क्या है, आप देखना उसी क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में सेकंड पैराग्राफ में हाईलाइट करो, बिजनेस एथिक्स, a set of principles which govern the conduct of business by the application of ethical reasoning to the specific business situations and activities। यही तो हम देख चुके हैं। a set of principles मतलब एक पर्सन के जो सारे प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, उस प्रिंसिपल्स को वो गवर्न करता है, मतलब यूज करता है अपने बिजनेस के अंदर, बाय एप्लीकेशन ऑफ द एथिकल रीजनिंग टू द वेरियस बिजनेस स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज। और ये सुनो, बिजनेस एथिक्स और एथिक्स, इसका मीनिंग सबको क्लियर है, वी ऑलरेडी स्टडीड। अब देखना नीचे दिया क्वेश्चन नंबर 2, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। कितने नीड देखे हमने, 3। अब देखना वही 3 नीड दिया है। फर्स्ट नीड आप हाईलाइट करो, सोसाइटी, and you highlight over there second line, society has the right to expect that productive organization will enhance the general interest of consumers, employees and community। मैंने जो मार्क किया है उस नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को हम क्या कहते हैं, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। एक बार वो मार्क करने के बाद आप पढ़ लो, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वही दिया है जो हमने डिस्कस किया है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बिजनेस का पूरा प्रॉफिट किसकी देने, सोसाइटी की। बिजनेस को जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं कहां से मिलते हैं, सोसाइटी से। तो इन रिटर्न सोसाइटी भी बिजनेस से एथिक्स एक्सपेक्ट करता है। आप देखना वहां पर लिखा है, सोसाइटी में ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल ऑनर एग्जिस्टिंग राइट्स एंड लिमिट देयर एक्टिविटीज विद इन द बाउंड्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट नीड सबको क्लियर है, और ये सुनो सेकंड नीड आप उधर मार्क करोगे, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्शंस ऑफ मेंबर्स कैन अफेक्ट इट्स स्टेक होल्डर्स, और उधर हाईलाइट करोगे आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। सो आई विल राइट डाउन ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। कोई डाउट किसी को? अब देखना थर्ड नीड फॉर बिजनेस एथिक्स उस लास्ट पैराग्राफ में दिया है, मैं मार्क करूंगा, बिजनेस एथिक्स आर एक्सट्रीमली नीडेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कम्युनिटी एज अ होल। दैट इज द थर्ड नीड, जिसको हम कहते हैं फॉर द गुडविल ऑब्लिक ब्रांड इमेज, मतलब
बिजनेस एथिक्स के 3 इंपॉर्टेंट नीड्स उस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। द सेम वे वी हैव डिस्कस्ड। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखना, क्वेश्चन नंबर 3 उसी बात को लेकर फोकस्ड है जिसपे लिखा है मॉरल वर्सेस एथिक्स क्या है। अब हमको देखना है मॉरल वर्सेस एथिक्स क्या है। ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट नाउ, लिसन फर्स्ट, डोंट रीड ओवर देयर, लेट अस हैव द डिस्कशन मॉरल वर्सेस एथिक्स। अक्सर मैं जब स्टूडेंट्स को पूछता हूं सर आप मुझे बोलो एथिक्स क्या है, तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर एथिक्स आर मॉरल्स, बट आई विल से एथिक्स आर नॉट मॉरल्स। एथिक्स और मॉरल्स में काफी अंतर है, क्योंकि अक्सर आप स्कूल डेज में आपने ये पढ़ा होगा स्टोरी के एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज। इनफैक्ट अभी भी हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, उस स्टोरी से हमने क्या सीखा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। किसी स्टोरी के एंड में आपने पढ़ा है एथिक्स ऑफ द स्टोरीज, नहीं। मतलब एक चीज क्लियर है कि एथिक्स और मॉरल में अंतर है। अब ये अंतर क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम लोग जो बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार जो लोग बचपन से एक हैबिट और हमारा जो बिहेवियर बनाने की कोशिश करते हैं, हमको जो बातें कहते हैं वो मॉरल्स होते हैं। आप किसी भी सत्संग में जाओ, बाबा लोगों के प्रवचन में, जिस भी धर्म के आप बिलोंग करते हो, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस धर्म गुरु की बातें सुनोगे। हर धर्म गुरु और हर फैमिली में पेरेंट्स बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो। मतलब मॉरल्स सबके लिए सेम है। मॉरल्स इन द पास्ट वाज सेम, एट प्रेजेंट इट इज द सेम, इन फ्यूचर आल्सो इट विल बी द सेम। मॉरल्स कभी चेंज होता नहीं है। और एथिक्स हम देख चुके हैं, एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। मतलब यहां पर बैठा हुआ हर स्टूडेंट अपने खुद के पर्सनल प्रिंसिपल्स, थिंकिंग और थॉट्स को लेकर अपनी लाइफ जीता है। मतलब एथिक्स changes from person to person, whereas moral never changes. Ethics not only changes from person to person, ethics also changes from time to time. एक person के ethical values समय रहते चेंज होता है। When you are a kid, आपके ethical values और principles कुछ अलग होते हैं, खेलना कूदना चॉकलेट। When you grow up as a teenager, कुछ students वैसे रहते हैं, but many of them change. When you grow as a teenager, what are your ethical values and principles did not speak, you better know. But when you grow up as a adult person, you get matured, and one day we can say you become an old aged person. Time to time your ethical principles change, and when you are an old aged person, experience helps you to think and to decide your ethical values, we can say in a lawful manner or in a manner which a person must live his life. What I'm trying to say, ethics एक पर्सन का, दो पर्सन्स का तो सेम होता ही नहीं है, और एक पर्सन का भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। मतलब एथिक्स और मॉरल में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको कहूंगा, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ 100 मॉरल्स, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ 100 मॉरल्स, but I cannot give a list of 10 ethical principles also, because what may be ethically correct for me can be something ethically incorrect for others. हर पर्सन का अलग अलग है ना। तो हम कहते हैं morals can be expressed as general statements. Morals can be expressed as general statements. झूठ मत बोलो, रिस्पेक्ट करो बड़ों का, चोरी मत करो, morals है। But ethics cannot be expressed as general rules or statement. और हम कहेंगे इसको समझने के बाद कि ethics is wider in scope and morals are narrower in scope. I hope you are getting it. Okay, sir, ये आपने बता दिया, बट क्या हम एक परफेक्ट वे में एथिक्स और मॉरल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल्स कि मॉरल्स कभी चेंज होगा नहीं, एथिक्स समय के अनुसार चेंज होता है। और इतना क्यों, अगर हम आगे जाए, एथिक्स हमें व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड ये सिखाता है। हमारे गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर, गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट के बारे में हमें एथिकल वैल्यूज से पता चलता है। अब अक्सर देखो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हुए दिखेंगे, ए तू त्याच्याबरोबर नको राहू, you don't be with that person or with that child or with that particular student. Reason, he is not a good boy or he is not a good girl. He is not a good boy or good girl, दोनों इंपॉर्टेंट है। और he is a bad boy or a bad girl, मतलब सुनो,
ये कैसे डिसाइड हो रहा है? फ्रॉम द एथिकल प्रिंसिपल्स और कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन. बट मॉरल में हमें बताया जाता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. एथिक्स में पढ़ाया जाता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. दोनों में 19-20 का फर्क है, बट दैट डिफरेंस वी कैन मेक आउट. एंड देन देयर इज अ टेक्निकल, वी कैन से background to both the terms. We can say origin moral का हुआ है from the Latin word which is given in your notes on the first difference you'll find over there. Latin word करो, Latin word क्या दिया है? Mos. उसका मीनिंग क्या है? Customs, traditions, सालों से, परंपराओं से जो हम सीखते आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं? Morals. Whereas ethics is derived from the Greek word. What is that word? Ethikos और ethos, जिसका मतलब क्या है? Character. एथिक्स का मतलब कैरेक्टर है. इट इज गिवन मॉरल इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एन अथॉरिटी, जो दिया है रिलीजन. एथिक्स पर्सनल प्रिंसिपल्स है, ये किसी अथॉरिटी से नहीं आएगा, ये खुद हम हमारे क्या करेंगे सराउंडिंग के अनुसार उसे डेवलप करते हैं. और इसलिए हम कहते हैं ना अक्सर जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो उनके अनुसार आपका सोच होता है, विचार होता है, मतलब आपके प्रिंसिपल्स वैल्यूज वैसे ग्रो होते हैं. इट इज रिटन moral is narrower in scope, ethics is wider in scope. The reason, the next point is the reason. If you see, moral can be expressed as a general rule and statement, ethics cannot be expressed. I hope you know the reason. आगे, morals are absorbed as a child from family. Ethics developed over a period of time. Time to time क्या होगा? Change होगा. सोसाइटीज हैव कस्टम्स. मॉरल एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, मॉरल पूरे सोसाइटी से रिलेटेड है. वेयर एथिक्स पीपल हैव कैरेक्टर, तो हम वहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में दैट इज इंडिविजुअल ऑब्लिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये सुनो, इंडिविजुअल्स ऑब्लिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, GOI. सबको समझ रहा है? एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे 7th, वहां पर सब लोग लिख लो. पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपको बता चुका हूं, मॉरल्स में आप लिखोगे टीचेस अस राइट व्हाट इज राइट, सॉरी टीचेस अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. Whereas एथिक्स में क्या है? helps us to know what is good, what is bad. सबको क्लियर है? कम से कम 4 बार, अगेन याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था स्टेक होल्डर्स, जो एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ है. अगेन ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स, मेनी टाइम्स, आई कैन से 4-5 टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम. एक भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का ऐसा नहीं है जो कम से कम 2-3 बार नहीं पूछा हुआ है, एक्सेप्ट अ क्वेश्चन विच इज हिपोक्रेटिक ओथ. वी आर गोइंग टू सी दैट नेक्स्ट. इट हैज नॉट बीन आस्क्ड येट. बट ये जो डिफरेंस है एथिक्स और मॉरल का, सबको क्लियर है? अरे हो कि नहीं? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, वो जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो डायग्राम ही उस कंसेप्ट का ओरिजिन है. एक उस इमेज में आप देखना, एक गुड थॉट वाला इमेज है और एक बैड थॉट वाला इमेज है. कश्मकश, दुविधा, मनस्थिति. जब आप 2 स्टेट्स में हो, तो 2 स्टेट्स मतलब 2 स्टेट्स ऑफ माइंड. क्या दिया देखो आप वहां पर, व्हाट इज एथिकल डायलेमा. क्या पूछा है? व्हाट इज एथिकल डायलेमा. अरे सर आपने कहा एथिक्स तो कैरेक्टर है, एथिक्स कैरेक्टर है, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन. ओके, एथिकल डायलेमा, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, तो एथिकल डायलेमा एथिकल कंफ्यूजन है क्या? नहीं, एथिकल डायलेमा एथिकल कंफ्यूजन नहीं है. So what is ethical dilemma? Let us understand first, then we'll read. I'll give you the entire story of it. An important question from this chapter again. Dilemma किसे कहते हैं? Dilemma, ethical dilemma. अगर मैं आपको कहूं आपके पास एक प्रॉब्लम है और एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस है, 4 में से एक सॉल्यूशन सही है और 3 गलत है, 4 सॉल्यूशंस में से एक सही है और 3 गलत है, तो आप उसे CPT कहोगे, या फिर आप उसे डिसीजन मेकिंग कहोगे. मतलब आपको जब 4 सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उनमें से एक ही सही है, 3 गलत है, आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है और आपको अप्रोप्रिएटली उस सॉल्यूशन को क्या करना है? सिलेक्ट करके अपना डिसीजन लेना है.
तो हम कहेंगे 4 सॉल्यूशंस है, लिसन केयरफुली प्लीज नाउ, 4 सॉल्यूशंस है, 3 गलत है, 1 सही है, उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बट जब आपके पास एक प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशंस है या 4 से ज्यादा सॉल्यूशंस है और चारों सही है, जब आपके सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशंस है और चारों सॉल्यूशन सही है, तो उसे हम डायलेमा कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका एथिकल डायलेमा और बिजनेस से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा रिश्ता है। बिजनेस में डे टू डे you'll come across some problems, डे टू डे you'll have some issues। कोई भी बिजनेस का इशू और प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब मान लो आपको जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए गए वो आपको कुछ 2-3 सॉल्यूशंस सही लग रहे हैं, ऐसे वक्त आप डायलेमा में हो कौन सा सॉल्यूशन सिलेक्ट करें, बिकॉज जरा सी गलती हो गई बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी उससे अफेक्ट हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एचआर मैनेजर है कंपनी का, वो एक इंटरव्यू ले रहा है पर्सन के, एक जॉब वैकेंसी हुई है जहां पर कुछ 10 एप्लीकेशंस आए हैं, 10 एप्लीकेशंस आए, कॉम्पिटेंट बंदे थे, जिनमें से 3 बंदे काफी कॉम्पिटेंट उसे नजर आते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब 3 बंदों को उसने शॉर्टलिस्ट किया है, तीनों का उसने प्रॉपर स्क्रीनिंग किया है, तीनों फिट होते हैं उस जॉब के लिए। नाउ इज इन अ डायलेमा, क्या करे, इन तीनों में से किसे काम पर रखे, बिकॉज तीनों सही है, वैकेंसी तो एक ही है। तो वो एचआर मैनेजर का जो प्रॉब्लम है, हम उसे इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, एथिकल डायलेमा। ओके सर, और एक एग्जांपल दो, सुनो, अगेन वी कैन से अ वेरी गुड एग्जांपल, आई कैन से फार्मा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। फार्मा कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज फार्मा कंपनी का ग्रोथ उसके R&D पर डिपेंडेंट होता है। unless until that pharma company is a company manufacturing generic drugs, unless until that company is manufacturing generic drugs. What is generic drugs? I hope you all are aware. Okay, I'll give you a story of that later on today, a very interesting story generic drugs का, इंडिया का। बट अभी फिलहाल ध्यान दो, इमीडिएटली स्टोरी बोला क्या, वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स भी आराम कर दे, स्टोरी एंड में होगा, पहले अभी एथिकल डायलेमा। फार्मा कंपनी का R&D डिपार्टमेंट था एक फार्मा कंपनी में, और उस R&D डिपार्टमेंट में जो टीम है, उस टीम ने मिलकर एक ऐसी दवाई बनाई है, उस दवाई को कंज्यूम करने से एक ऐसी बीमारी दूर होने वाली है जो सालों से, जिस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं थी, बट ये बीमारी कुछ 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होती है। अब उस R&D टीम ने जो दवाई बनाई है, उस दवाई को कंज्यूम करने से 10 लाख बच्चों में जो एक बच्चे को बीमारी होती है, वो बीमारी दूर होने वाली है। सो दे हैव डन समथिंग वेरी गुड वर्क। बट अब दिक्कत यह है, वो फार्मा कंपनी का R&D टीम इस कश्मकश में है, इस डायलेमा में है कि ये दवाई बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। रीजन, उस दवाई को बनाने के लिए जो रिसोर्सेस कंज्यूम होने वाले हैं, उसके मुकाबले जो प्रॉफिट अर्न होने वाला है, इट इज लेस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज हैवी। बट ये बीमारी 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होती है, तो उसके मुकाबले में रिटर्न्स कम है। तो वी कैन से फार्मा कंपनी का R&D टीम डायलेमा में है। अब ऐसे केस में जब आप डायलेमा में होते हो, आपको उस डायलेमा से बाहर भी आना है। हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही देखना है, whenever you are in an ethical dilemma, how to come out of that ethical dilemma, and they have given very unique way or unique technique of coming out of the ethical dilemma. There are some guidelines given, 12 guidelines, वो guidelines हम देखेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल रास्ता दिखाता हूँ। ये मैं जो बता रहा हूँ, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लो ही मत। अगर लाइफ में आप किसी भी डायलेमा में हो, वाकई में आपके सामने 2-4 सॉल्यूशंस है और सारे आपको सही लग रहे हैं, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे जाकर अगर आप किसी ऐसे डायलेमा में फंस गए जहां पर आपके पास 3-4 अल्टरनेटिव्स है और आपको एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, तो डायलेमा में हो, तो ऐसे डायलेमा में आप जब फंसोगे तो उसमें से आपको बाहर कैसे आना चाहिए, सुन लो, आपके फायदे की बात बोल रहा हूं। जब भी आप इस तरह के डायलेमा में फंस जाते हो, अगर उस R&D डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे, तो वो R&D डिपार्टमेंट का टीम क्या करेगा, इस बात को वो अपने मैनेजमेंट बॉडी से डिस्कस करेगा।
मतलब अपने कंपनी के मैनेजमेंट बॉडी को कहेगा हम लोग डायलेमा में है, अब आप हमें गाइड करो। मैनेजमेंट बॉडी क्या करेगा? मैनेजमेंट बॉडी दो बातों पर ध्यान रखिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। मैनेजमेंट बॉडी में हम कहेंगे जो एंटरप्रेन्योर है उस बिजनेस का, अगर वो फार्मा कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, मतलब उसका मोटिव प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में जो एंटरप्रेन्योर है उस फार्मा कंपनी का, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेगा दवाई नहीं बनानी है, बिकॉज एज कंपेयर टू द इनपुट और एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज द प्रॉफिटेबिलिटी इज लेस. So the entrepreneur will take a decision based on two factors. Number one factor is objective of the business. Business का क्या objective है? Business का objective क्या है? And number two, उसके individual moral values, we can say ethical principles. अरे सर आपने कहा business objective, correct. Private sector की कंपनी है, business objective profitability है, but अगर वो entrepreneur भले ही एक प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्रेन्योर है, अगर उसका इंडिविजुअल एथिकल वैल्यूज सोसाइटी की तरफ, सोशल सर्विस की तरफ है, ही इज नॉट प्रॉफिट मोटिव ओरिएंटेड, हिज ऑलवेज एम इज टू हेल्प द सोसाइटी, तो ही कैन टेक अ डिफरेंट डिसीजन. बट हम इसको इस तरह से देखेंगे, उस डायलेमा से बाहर आने के लिए उसको बैलेंस मेंटेन करना है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है. अगर वही फार्मा कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो उस फार्मा कंपनी को रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है, उनको वो दवाई बनानी है. और यस और नो, मतलब क्वेश्चन एक था, प्रॉब्लम एक था, बट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन चेंज हुआ. एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूं. अगर आप में से कोई भी लाइफ में कभी भी किसी भी एथिकल डायलेमा में फंस जाए, भले ही आपका प्रॉब्लम किसी और के प्रॉब्लम जैसा ही हो, बट हर एक का डिसीजन अलग अलग होता है. रीजन बिकॉज एवरीवन हैज हिज ओन पर्सनल प्रिंसिपल्स. तो मैं आपका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं. जब भी आप इस तरह के एथिकल डायलेमा में फंसते हो, आपको सबसे पहले देखना है व्हाट आर योर ओन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, एंड व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ दैट पर्सन ऑफ whom you are thinking of. मतलब it must be compatible, it must go hand in hand, number one. And number two, you must see not from short term point of view but from long term point of view. बाकी सब मोह माया है. आई होप यू अंडरस्टैंड. और इतना कहने के बावजूद भी जिसको समझा है ठीक, जिसको नहीं समझा है पोगो देखो या बाद में मिलो. वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स फोन कर सकते हैं. आपके नोट्स में हो इंपॉर्टेंट बात जो वहां पे दिया है, सुनो एक सेकंड, मैं उदय पढ़ू उससे पहले एथिकल डायलेमा, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, भूलो मत. चूजिंग राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा. चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज डिसीजन मेकिंग. चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज डिसीजन मेकिंग. तो हम वहां पर पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एथिकल डायलेमा. आई एम रीडिंग. Many business issues may seem straightforward and easy to resolve by choosing the one option which appears to be clear choice. You highlight next. But in reality, one is faced with having to make a choice from various alternatives, resulting in an ethical dilemma. और वहां पर हम लिखेंगे that is choosing right from right. And don't forget, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल आपको कोट करना है. एक फार्मा कंपनी का जब R&D डिपार्टमेंट उस एथिकल डायलेमा में फंस जाएगा, तो वो R&D डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड अपने उस फार्मा कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट बॉडी है उनके जो पर्सनल वैल्यूज और पर्सनल एथिकल प्रिंसिपल्स है, उन दोनों को मैच होने वाला डिसीजन लिया जाएगा. अरे ये सुनो, अब नीचे में आ रहा हूं. कोई भी व्यक्ति जब एथिकल डायलेमा में फंसता है, देयर आर सम गाइडलाइंस गिवन ओवर दैट, 12 गाइडलाइंस दिए. और अब इन 12 गाइडलाइंस को कुछ स्टूडेंट्स चाहे तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, बट अगेन आई विल से, अभी तक आपके लाइफ में कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आप रिकलेक्ट करो इन योर ओन माइंड, आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया था वो आप समझो. उस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे कि नहीं,
वो दिमाग में लाने के बाद इन 12 स्टेप्स को पढ़ो, हर एक स्टेप को उस प्रॉब्लम के साथ रिलेट करो, जो स्टेप नहीं समझता उसको टिक करो, एंड में मैं डिस्कस करूंगा। मैं गारंटी देता हूं एट द एंड ऑफ दिस 12th पॉइंट अगर आप हर पॉइंट को समझ पाए तो आपको पता चलेगा उस प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह से हैंडल किया या नहीं किया, आप उस प्रॉब्लम से जो आपने सॉल्यूशन चूज किया था वो बेटर था या उससे और बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था। मतलब ये 12 गाइडलाइंस आप पास्ट डिसीजंस जो आपने लिए उसके लिए आप बेंचमार्किंग यूज करोगे, बट इन फ्यूचर आने वाले डिसीजंस इन्हीं पर बेस कर सकते हो। लेट अस गो टू दैट। फर्स्ट मैं आपको पहला पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। मतलब जब भी आप एथिकल डायलेमा में हो, डायलेमा किस बात को लेकर है वो आपको पहले प्रॉपरली समझ लेना है। जैसे उस R&D डिपार्टमेंट का मैं कहूंगा डायलेमा किसको लेकर होगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर डायलेमा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस HR मैनेजर का डायलेमा किसको लेकर होगा, काम पर किसे रखे, 3 लोग हैं, 3 में से किसको सिलेक्ट करें। मतलब हर बार जो प्रॉब्लम है उसको पहले डिफाइन करो प्रॉपरली। प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद नंबर 2 क्या दिया है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द अदर पार्टीज। इस प्रॉब्लम से कौन कौन अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज हमें स्टेक होल्डर्स भी देखना है ना। फार्मा कंपनी के R&D डिपार्टमेंट का जो डायलेमा था इन्वेस्टमेंट का, उससे कौन अफेक्ट हो सकता है, द कंपनीज एंटरप्रेन्योर, the common man, the public who are going to get the benefit of the medicine, the society, the government as far as taxes is concerned। मतलब उस प्रॉब्लम का असर किस पर होगा वो आपको क्या करना है, रिलेट करना है, उन पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट रीडिंग नाउ ऑल ऑफ यू वन बाय वन। पॉइंट नंबर 3 से लेकर 12 तक जो पॉइंट नहीं समझ रहा है उसको टिक करो क्विकली। मुझे बोलो पहले इन 1 to 12 पॉइंट्स गाइडलाइंस में नंबर, आई जस्ट वांट नंबर जो आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं हर एक का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, पहले मुझे नंबर बोला। आई विल जस्ट राइट डाउन द नंबर्स फर्स्ट। बोलो 1 to 4 में 1 to 4 में नंबर 3, देन 5 to 8 में 5 to 8 में 6, देन 9 to 12 में ओके 11 and 12, 9th 11th 12th,
सोच समझ कर बोलो। 9th में प्रॉब्लम है, ओके। 9th के बाद 10th में प्रॉब्लम है, 11th में भी प्रॉब्लम है, 11th में प्रॉब्लम है, 12th में भी प्रॉब्लम है। विल गो टू दैट। विल फर्स्ट गो टू द सिचुएशन नंबर 3। पहले दो तो मैं बता ही चुका हूं, वे बचे क्या? पहले 3। फर्स्ट तो मैंने क्या बताया आपको, प्रॉब्लम क्या है पहले समझो, प्रॉब्लम क्या है समझो। उसके बाद उस प्रॉब्लम से कौन कौन अफेक्ट हो सकता है, उन पार्टीज को आइडेंटिफाई करो। पॉइंट नंबर 3, सिचुएशन, किस कारण वो प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण से वो प्रॉब्लम आया है, उस सिचुएशन को समझो। यहां पर उस फार्मा कंपनी का जो प्रॉब्लम था इन्वेस्टमेंट का, किस कारण से आया? बिकॉज एक नया इन्वेंशन हुआ है, अ न्यू इन्वेंशन। मतलब उस इन्वेंशन को जो किया गया था, उस इन्वेंशन को क्या कारण था, वो इन्वेंशन इस तरह से हुआ है कि एक ऐसी दवाई बनाई। एग्जैक्टली क्या बनाना था? क्या वो दवाई बनाना ही कोई पर्पस था, या कोई और इन्वेंशन होते वक्त ये इन्वेंशन हुआ है? मतलब आपको समझना है सिचुएशन किस वजह से अराइज हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 3 के बाद I'll go to पॉइंट नंबर 6 जो लिखा है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड हाउ दे आर कंपेरेबल विद एक्चुअल रिजल्ट्स। मतलब जो भी आप फैसला लेने वाले हो और जो भी आप फैसला लेना चाहते हो, हर एक फैसले का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, मतलब हर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का एंड रिजल्ट क्या होगा, वो आप पहले क्या करो, फाइंड आउट करो, और उनमें से फिर हर एक को कंपेयर करो, हर एक को कंपेयर करो, एक दूसरे हर एक रिजल्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? ओके, पॉइंट नंबर 9 फर्स्ट, आप जो फैसला ले रहे हो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भले आपको लगे कि वो डिसीजन गलत होगा इन्वेस्टमेंट करना, बट अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है जिसने वो दवाई बना ली, कोई कॉम्पिटिटर ने वो दवाई बना ली, आपने नहीं बनाई, शॉर्ट टर्म में आपने फैसला लिया नहीं बनाना, कॉम्पिटिटर ने बना लिया, और कुछ साल 2 साल बाद वो बीमारी बढ़ गई, मतलब उस बीमारी के बढ़ने से अब बेनिफिट कौन लेके जाएगा? कॉम्पिटिटर, बिकॉज यू आर टेकन अ डिसीजन नॉट टू इन्वेस्ट। तो आप जो भी डिसीजन लोगे, डोंट थिंक फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज पॉइंट नंबर 6, सॉरी पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 क्या है? आपका डिसीजन आपको हर वक्त एक थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट सोर्स से क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो हम लाइफ में भी यही करते हैं, हमारा जब भी कोई डायलेमा हो, कंफ्यूजन हो, हम एक ऐसे थर्ड पार्टी से डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है बट हमें गाइड करेगा। सेम वे इट इज गिवन, अगर आप उस डायलेमा में हो तो आप उस डिसीजन को थर्ड पार्टी से क्या करो, रिव्यू कराओ और थर्ड पार्टी का ओपिनियन लो। फिर वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फैमिली, सोसाइटी, योर बॉस और योर सीईओ। इट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन, वो करते का। एंड देन पॉइंट नंबर 11 क्या है? जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हो, उस डिसीजन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उससे क्या अफेक्ट होगा, वो आपको एक बार फिर से रिव्यू करना है। देखना पॉइंट नंबर 10 दिया है, पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 6 दोनों में फर्क है। पॉइंट नंबर 6 में हमने क्या किया था, हर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आइडेंटिफाई किया था। एक बार आपने पॉइंट नंबर 10 में थर्ड पार्टी रिव्यू लेकर कोई फैसला लेने का डिसीजन ले लिया है, उस फैसले का फिर से पोटेंशियल एक्शन क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो। एंड इसलिए कहा गया है, पॉइंट नंबर 12 कहता है, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपने लिया हुआ फैसला गलत हो गया, you must not run away from your decision, you must stand by from your decision, you must stand by to your decision। कई बार देखो बिजनेस में दो ही तरह के डिसीजन होते हैं, एक तो सही फैसला या गलत फैसला। एवरी टाइम इन बिजनेस यू विल नॉट एंड अप मेकिंग करेक्ट डिसीजंस। फ्रॉम योर रॉन्ग डिसीजंस इन बिजनेस यू हैव टू स्टैंड बाय, लर्न एंड गो अहेड, मूव अहेड इन लाइफ। जैसे बिजनेस में वैसे इंडिविजुअल लाइफ में, व्हाट दे हैव सेड, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपका कोई फैसला गलत हो गया, it is given under what conditions will you allow exceptions to your stand. I've written over there, if choice goes wrong, stand by it, don't run away from it, because at that moment when you had taken the decision, you were in a dilemma. It means there were many decisions which were similar to it. So if you took one decision and that proves to be wrong, nothing, no need to feel guilty of it. You have to stand by your decision. I hope I've gone very or in depth for that particular 12 points. सबको समझ रहा है? अरे हो कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा शॉर्ट नोट ऑन एथिकल डायलेमा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक बात अभी तक आपको रख दी थी, जो है प्रोवर्ब्स।
प्रोवर्ब्स आपको कैसे लिखना है, इस एथिकल डायलेमा को लेकर आपके चैप्टर नंबर 1 के एंड में आ जाओ, पेज नंबर 157 पर, यू विल अंडरस्टैंड। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब दिया वहां पर। व्हाट इज द प्रोवर्ब? लास्ट वन, प्रोवर्ब नंबर 4। वहां पर एक कंपनी के बारे में कहा गया है। बोइंग एक कंपनी है, पता है आपको, एयरक्राफ्ट बनाती है, एरोप्लेन्स, फ्रांस बेस्ड कंपनी है बोइंग। उस कंपनी का एक स्लोगन है, और वो एथिकल डायलेमा को लेकर उन्होंने एक स्लोगन बनाया बिजनेस में। जब भी कंपनी ने अपने सारे ऑर्गन यूनिट्स मेंबर्स को ये कहा है, जब भी आप एथिकल डायलेमा में फंसते हो, इसको भूलो मत। क्या? देखो, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया, ये प्रोवर्ब है। अब स्टूडेंट बोलते सर व्हाट इट मींस? बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया। जब मैं कहता हूं एथिकल डायलेमा में आप हो, आपके सामने 4 सॉल्यूशंस है, उनमें से आपको एक सॉल्यूशन सही सिलेक्ट करना है, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। दे हैव सेड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया, बिकॉज जो मेरे लिए राइट होगा किसी और के लिए रॉन्ग होगा, और जो किसी और के लिए रॉन्ग होगा वो मेरे लिए राइट हो सकता है। सो इट इज रिटन ओवर देयर, ईच पर्सन, उसका मीनिंग दिया आगे, ईच पर्सन मस्ट वे alternatives and make choices in the light of, मैं आपको बोल चुका था, पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। नंबर 1, जब भी आप एथिकल डायलेमा में फंसते हो, आपको आपके पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स को क्या करना है? प्रॉपरली वे करना है। एंड ऑल्सो कंसिडर ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड गोल्स, या मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अरे यस और नो? मतलब ये कंपनी का कहना है, बोइंग कंपनी का, क्या सही है क्या गलत है, बट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ थिन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड दैट इज द रीजन व्हेन यू आर इन डायलेमा, चूज योर पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दोनों को मैच होगा, इस तरह का सोल्यूशन लो और आगे बढ़ो। सिंपल है ना? अरे यस और नो? देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल था, एथिकल डायलेमा क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या है। अब एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, एथिकल डायलेमा क्या है, शॉर्ट नोट। मैं जैसे एथिकल डायलेमा पर शॉर्ट नोट आएगा, मैं पहले एक लाइन में लिखूंगा एथिक्स क्या है, देन आई विल राइट डाउन अबाउट एथिकल डायलेमा, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। फिर वो प्रूव दूंगा एज सेड बाय बोइंग कंपनी, एथिकल डायलेमा को लेकर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया। फिर मैं लिखूंगा एथिकल डायलेमा को ओवरकम करना है, तो नीचे दिए हुए गाइडलाइंस में से जो 12 गाइडलाइंस है ना, इंपॉर्टेंट कुछ 6-7 गाइडलाइंस मैं मार्क करके दूंगा, उतना आपको लिखना है। 12 याद रहे तो अच्छी बात है। और कंक्लूजन 10, अगर आप एथिकल डायलेमा में फंसते हो तो वो जो प्रूव था ना, उसी का मीनिंग देना है। यू हैव टू व्हाट, weigh the alternatives and make choice in relation to the personal values and goals, and also consider the organizational objectives। सबको क्लियर है? पक्का? एक आंसर मैं बाद में लिख कर दूंगा। एथिकल डायलेमा हो गया, उस गाइडलाइंस में आ जाओ। मैं जो मार्क करके दे रहा हूं उतने गाइडलाइंस आपको हर हाल में लिखने ही है, उन 12 गाइडलाइंस में से। उन 12 गाइडलाइंस में आप मार्क करो नंबर 1 फर्स्ट, then number 2, then number 4, then number 6, then number 9, 10, कितने स्टेप्स हुए? 6, then number 11, 9, 10, उसके बाद number 11 and number 12. So I can say 3rd point, 5th point, 7th point, 8th point, ये 3 steps भले आप नहीं इंक्लूड करोगे आपकी गाइडलाइंस में तो भी चलेगा। एक एक वर्ड याद रखना है। मैं नंबर 1 के लिए सिर्फ प्रॉब्लम याद रखूंगा, नंबर 2 के लिए रिलेटेड पार्टीज। सो उस घर में लिखते हो, अगर आप एज इट इज कॉपी करोगे कोई मतलब नहीं, आपको भले एज इट इज कॉपी कर लिया, बाद में इस सारे स्टेप्स को एक एक वर्ड से रिलेट करना है।
और किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो वही राइट तरीका होता है, ध्यान दो. इट इज नॉट टू लर्न द कंसेप्ट बट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स आउट ऑफ इट. और अपना एक प्रॉब्लम लो, उस प्रॉब्लम को वहां से रिलेट करके गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूड कर लो. सबको समझ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हिपोक्रेटिक ओथ कौन लेता है? डॉक्टर्स लेते हैं हिपोक्रेटिक ओथ. बड़ा इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज हिपोक्रेटिक ओथ? अभी तक कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में. नॉट अ सिंगल टाइम द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. हिपोक्रेटिक ओथ क्या है? शॉर्ट नोट ऑन हिपोक्रेटिक ओथ. दो ही स्टेप्स है, सुन लो, देन विल रीड. उन्होंने कहा है हिपोक्रेटिक ओथ जब एक डॉक्टर को लेना है, डिग्री जब उसे मिलता है ना, सर्टिफिकेट, उससे पहले वो ओथ लेना है. और ओथ में उसे ये लिख कर देना है और ये कहना है कि मैं अपने नॉलेज का मिसयूज नहीं करूंगा और मैं अपने पेशेंट के डिग्निटी को मेंटेन करूंगा, उसके बीमारी मतलब जो भी उसको डिजीज है उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूंगा, पेशेंट का स्टेटस और पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी बीमारी का मेंटेन करूंगा. व्हाई डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी? रीजन पता चला, पेशेंट डॉक्टर के पास गया पेट दर्द की शिकायत लेकर, जिला गाजियाबाद, इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में, you'll be surprised. पेशेंट डॉक्टर के पास गया पेट दर्द की शिकायत लेकर, डॉक्टर ने उसे कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता चला किडनी निकाल के भेज दी. ये हकीकत बता रहा हूं मैं. आई एम नॉट गिविंग यू अ मिथ कंसेप्ट, इट इज अ रियलिटी. मतलब व्हाट दे हैव सेड, यहां पर हिपोक्रेटिक ओथ आपको, डॉक्टर्स को ये कहता है कि आप आपके नॉलेज का करप्शन नहीं करोगे, मिसयूज नहीं करोगे और क्लाइंट के, पेशेंट के डिग्निटी को मेंटेन करोगे. नंबर वन. नंबर टू, आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे फॉलो करने हैं. आपको तो फॉलो करने हैं. अगर आपका कोई फेलो कलीग नहीं फॉलो कर रहा है, यू मस्ट एक्सपोज हिम. यू मस्ट नॉट कीप क्वाइट. यू मस्ट नॉट से दैट इट इज नोवेयर कंसर्न विथ यू. अगर आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है, यू मस्ट एक्सपोज दैट प्रोफेशनल व्हाट पर्सन ओवर देयर, योर कलीग. जस्ट मार्क द 2 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए. हिपोक्रेटिक ओथ में इट इज रिटन एम्फसिस ऑन number 1, point number 1, patient's dignity, comma, confidentiality and physician's responsibility. क्या लिखा है आगे? to guard against, guard मतलब safeguard, protect against abuse of corrupt profession and corruption of their knowledge. dignity का मतलब क्या है? status, standard. patient's dignity, patient's status and standard. confidentiality, I hope it is clear. पॉइंट नंबर टू क्या है? फिजिशियन शुड ऑनर द रूल्स ऑफ देयर प्रोफेशन एंड एक्सपोज दोज हु डू नॉट फॉलो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. जो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते उनको क्या करना है? एक्सपोज करना है. सिंपल है. ऑन दिस टर्म हिपोक्रेटिक ओथ यू जस्ट मार्क इट इज एन एंशिएंट ग्रीक एथिकल कोड. हो गया. इसलिए आपको पता चलेगा दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड सो फार. हार्डली 2 स्टेट. हाँ, बट इसको लेकर करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आता है एथिक्स में, 2.5 मार्क्स. अ क्वेश्चन कैन कम ऑन करेक्ट इनकरेक्ट. शॉर्ट नोट 4 मार्क के लिए आने की चांसेस कम है. बढ़ू मैं आगे. नेक्स्ट कंसेप्ट, I'll say all of you come to your notes at the end on page number 155. जो क्वेश्चंस दिए ना, क्वेश्चंस मिला है क्या? उन क्वेश्चंस में आप देखो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. ये तो हम पहले देख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देख लिया, अभी फोर्थ देख लिया है एंड सेवेंथ देखा है. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 पहले देखते हैं, देन विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8. 5 and 6. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? महात्मा गांधी को याद करना है. क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी 7 सोशल सिंस. सिंस का स्पेलिंग SINS है, ध्यान रखना. Now what it means? महात्मा गांधी 7 सोशल सिंस मतलब गांधी जी के अनुसार समाज की 7 बुराइयां क्या है? 7 बुराइयां, 7 सोशल सिंस. अब स्टूडेंट्स अक्सर इसको किसी और गांधी जी के थॉट के साथ, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, उससे रिलेट करते हैं. इट इज नॉट अ सिन, कीप दैट इन माइंड. 7 सोशल सिंस के बारे में बात करें, 7 समाज की बुराइयां जो गांधी जी मानते थे, ये हर इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए. हम देखते हैं उसे वन बाय वन. पहला, लिसन, द फर्स्ट सोशल सीन which Gandhi ji always talked of
was politics without principle. Looks funny in today's times 2015 में, but गांधी जी कह गए अगर आप पॉलिटिक्स में हो और आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हो वो समाज के लिए एक कलंक है, एक बुराई है. That politics is not going to help the society. That politics is going to ruin the society. Politics without principles is a social sin. और गांधी जी ये किस कारण ऐसा कहते थे, वो फर्स्ट पैराग्राफ, दिस फर्स्ट पैराग्राफ, ऑल ऑफ यू विल गेट टू नो. उसमें लिखा है, जस्ट रीड दैट. गांधी जी का कहना था जो भी राजा महाराजा थे पुराने जमाने में, वो अगर अपने किंगडम के गार्डियन थे तो उनके पास प्रिंसिपल्स और उसूल्स होना जरूरी था. अगर प्रिंसिपल्स नहीं है राजा महाराजाओं के पास तो वो अपने किंगडम को प्रॉपर्ली रूल नहीं कर सकते. वो एक तरह का क्या है, सीन है. आई होप यू गेटिंग इट. सेकंड सीन क्या लिखा है, वेल्थ विदाउट वर्क. गांधी जी कह गए बगैर काम का कमाया हुआ पैसा हराम है. और आप यकीन नहीं मानोगे, भगवत गीता में भी यही लिखा है. गांधी जी ने ये जो कुछ भी सोशल सीन्स मेंशन किए थे वो अपने लर्निंग्स और अपने उन्होंने जो सीखा था वहां से मेंशन किया था. पॉइंट नंबर 2, वेल्थ विदाउट वर्क, बगैर काम का कमाया हुआ पैसा एक सोशल सीन है. वेल्थ विदाउट वर्क, पहला क्या था, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. सेकंड, वेल्थ विदाउट वर्क. थर्ड, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी. जब मैं उसे पढ़ता हूं आई अंडरस्टैंड इट मींस बिजनेस विदाउट एथिक्स. अरे कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, I'll say it is business without ethics. अगर आप कोई बिजनेस में हो बट उस बिजनेस में आप एथिकल प्रिंसिपल्स वैल्यूज नहीं फॉलो कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ सोशल सीन. अब इसको एक अलग ढंग से, अगेन एक प्रोवर्ब है कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी को, उससे समझना है. पॉइंट नंबर 3 से आप नीचे एरो करो, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब. ये जीवन का अंतिम सत्य, ध्यान रखो, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. ये कोई जुटला नहीं सकता है उस पर्टिकुलर प्रोवर्ब को. क्या लिखा है, गांधी जी कह गए अ बिजनेस टू एक्ट ओनली एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी फॉर वॉट एवर ही हैज गेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी. एवरीथिंग फाइनली बिलोंग्स टू द सोसाइटी. क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे. अब देखो क्या लिखा है, गांधी जी खुद कह गए ट्रस्टीशिप provides a means of transforming the present capitalist order of society into an egalitarian one. Egalitarian मतलब social. जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सोशल वन में. मतलब गांधी जी का कहना था जितना भी आप वेल्थ कमाते हो, ध्यान दो इसका मतलब क्या है, जो भी आप कॉमर्स बिजनेस से पैसा कमाओगे वो पैसा आपको सिर्फ एज अ ट्रस्टी होल्ड करना है, ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, जब तक आप जिंदा हो. जिस दिन आपका डेथ हो गया वो समाज और वो सोसाइटी को पैसा फिर से रिटर्न हो जाएगा. मतलब यू आर जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ योर वेल्थ टिल द टाइम यू आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. और यस और नो, दैट इज रिलेटेड विद द थर्ड वी कैन से मैक्सिम ओवर देयर, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी. कुछ स्टूडेंट ये पढ़ते पढ़ते, देखो मैं आपको एथिक्स भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रवचन भी दे रहा हूं. कुछ स्टूडेंट अंतरात्मा में विलीन होने जा रहे हैं, वो एक अलग रास्ते पर निकल पड़े और उस रास्ते को हम कहते हैं संसार की मोह माया को छोड़कर मोक्ष के द्वार पे जा पड़े. हाँ, मेरी बातों से प्रभावित होकर कोई संन्यास मत लेना. ध्यान दो, ये बात एथिक्स में अगर हमको सीखना है तो इस वे में हमको वाकई में उसमें डूब जाना है. आई होप सब लोग डुबकी मार रहे हैं, नींद नहीं मार रहे, डुबकी मार रहे. अरे यस और नो, पहले 3 प्रिंसिपल सबको क्लियर है. कुछ स्टूडेंट वाकई में नींद मारते मारते भी हाँ बोल रहे. पॉइंट नंबर 4 क्या दिया है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. ये तो सबको समझना है. आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ध्यान रहो ये सबके लिए है, ध्यान रखना अनिल, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके इंटेलिजेंस को अगर कैरेक्टर का क्या सपोर्ट नहीं है, दैट इंटेलिजेंस इज अ सोशल सीन. ओसामा बिन लादेन बहुत इंटेलिजेंट था, यस और नो, बट अगर उसने अपने इंटेलिजेंस को अपने कैरेक्टर के साथ रिलेट कर दिया, दैट बिकेम अ सोशल सीन.
सो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट पास कमेंट्स, वर्चुअल स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सोशल सीन. पॉइंट सबको क्लियर है? रिवर्स ऑर्डर में कितने प्रिंसिपल्स देखे अभी तक? 4. रिवर्स ऑर्डर में लास्ट वन क्या देखा? नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. नंबर 3, कॉमर्स विदाउट morality. Number 2, wealth without work. Number 1, politics without principle. Number 5, pleasure without conscience. ये आज के जमाने की, आज के पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है. समझते ही नहीं. प्लेजर विदाउट कॉन्शियस मतलब क्या? गांधी जी कह गए जब भी आप खुशी मना रहे हो, whenever you are enjoying, whenever you are celebrating your happiness, आप खुशी मना रहे हो, एक चीज मत भूलो, life is a vicious circle. Whenever happiness comes, it is followed by sorrow. And जब जिस मोमेंट पर आप खुशी का इजहार कर रहे हो, उस वक्त इस धरती पर काफी ऐसे लोग हैं जो दुखी है. आप अगर हैप्पीनेस आपका सेलिब्रेट करना चाहते हो करो, बट आपके कॉन्शियंस, आपके इनर कॉन्शियंस को और अपने होशोहवास को जमीन पर रखकर हैप्पीनेस सेलिब्रेट करो. व्हाट इट इज गिवन? प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस कैन बिकम अ सोशल सिन. और समझ रहा है कि नहीं? आप अक्सर देखो, एक क्रिकेटर मान लो जैसे ही कोई उसने 100 कर ली, यस, हवा में किक मारी, अगले बॉल पे बोल्ड. कहने का मतलब क्या है? आप प्लेजर विथ कॉन्शियंस करो, विदाउट कॉन्शियंस मत करो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट. आई होप इट इज क्लियर. देन पॉइंट नंबर 6, कुछ स्टूडेंट अपने और एग्जांपल्स लगा रहे, वो लगाओ मत, ध्यान दो. पॉइंट नंबर 6 क्या दिया है? साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. अब इन दोनों का क्या रोल है? हाउ इट इज अ सोशल सीन, अंडरस्टैंड. साइंस, लिसन, जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एनिमल्स पर होते हैं. गांधी जी का कहना था साइंस का तरक्की करना, और साइंस में तरक्की होना सही बात है, अच्छी बात है, साइंस में से तरक्की होना ही चाहिए, बट ऐसा साइंस जो तरक्की करे बट इंसानियत को भूल जाए, उस साइंस के तरक्की को कोई मतलब नहीं. साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सोशल सीन. उनका कहना था साइंस एंड ह्यूमैनिटी ने मिलकर एक साथ आकर क्या करना चाहिए? तरक्की करना चाहिए. इंसानियत और साइंस दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद अगर ग्रोथ होगा, दैट विल बी गुड और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होगा, वरना वो सोशल सीन होगा. समझ रहा है कि नहीं? एंड द लास्ट वन, ये हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद दोनों केस में. देखो, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस. वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस. एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले दिन रात टाइम पास कर रहा था. एग्जाम के 2 स्टूडेंट के एग्जाम्पल ले रहा हूं. दिन रात टाइम पास कर रहा था. एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले रोज भगवान के मंदिर में जाता था. रिजल्ट से पहले मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो. ही वॉज वर्शिपिंग, बट वेदर ही सैक्रिफाइस्ड? नो. रिजल्ट क्या है? फेल. बट अगर आप वर्शिप करते हो, व्हाट गांधी जी सेड, आप सैक्रिफाइस करो. एग्जाम से पहले आप दिन रात एक करो, मेहनत लो, एग्जाम दो, लीव द रिजल्ट ऑन गॉड, टेक योर एफर्ट्स, sacrifice yourself. After that sacrifice, you go to God and worship to God. Definitely things will be in your favor. Worship without sacrifice is a social sin. I am trying to relate that with you people. I hope it is clear. So don't follow that. Worship without sacrifice is important. है कि नहीं? Worship without sacrifice. बगैर देखे मुझे बोलो फ्रॉम द फर्स्ट, पहला सीन क्या था? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. अभी तो बड़े आवाज के साथ सब बोल रहे हैं, जब थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा तब बोलना. अभी तो बोल दो. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्क, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, knowledge without character, pleasure without conscience, science without humanity, and worship without sacrifice. 7 प्रिंसिपल्स. सुनो, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन सिर्फ आता है लिस्ट डाउन. क्वेश्चन क्या आता है? लिस्ट डाउन महात्मा गांधी 7 सोशल सीन्स. आपको इन 7 सोशल प्रिंसिपल्स को, सीन्स को मेंशन करने की जरूरत, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इन one लाइन मैक्सिमम. डोंट गिव अ डिटेल्ड स्टोरी. हर एक सीन को मैक्सिमम एक लाइन में एक्सप्लेन करना, 1 या 2 लाइन में. व्हेन इट इज गिवन लिस्ट डाउन द 7 सोशल सीन्स. सबको समझ रहा है? पर यस और नो. और अगला जो क्वेश्चन है ना,
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पता आपको क्या है? मैं बताता हूं आपको क्या है, सुन लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशनल फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें पता चलेगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलेगा। मतलब उनके बैलेंस शीट पी&एल का क्या किया जाएगा, ओवरव्यू, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट किया जाएगा। सेम वे एक इंडिविजुअल जो अपने आप को एथिकल इंडिविजुअल कहता है, जो अपने कैरेक्टर को एथिकल पर्सन और एथिकल इंडिविजुअल मानता है, तो ऐसे इंडिविजुअल वाकई में एथिकल है या नहीं, उसको जानने के लिए एक मापदंड, एक टूल, एक बेंचमार्किंग हम कह सकते हैं टूल है, और उसे कहते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स आर अ बेंचमार्किंग टूल टू अंडरस्टैंड हाउ एथिकल अ पर्सन इज। यहां पर बैठा हुआ हर इंडिविजुअल कुछ कम ज्यादा मात्रा में एथिकल प्रिंसिपल्स कैरी करता है, बट आपके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो 4 एथिकल स्टैंडर्ड्स है, इनको जब कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है, वी कैन से ही इज हाईली एथिकल। कोई पर्सन इनको कम फॉलो कर रहा है, वी कैन से इज एथिकल बट नॉट हाईली एथिकल। सो इट इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड एथिकल, वी कैन से कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन और एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्सन। पहला एथिकल स्टैंडर्ड क्या लिखा है, सुनो मत, वहां पर पढ़ो मत। द यूटिलिटेरियन अप्रोच। क्या कहता है? द यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच मतलब कर भला हो भला, जितना भला हो सके भला करो, भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ध्यान दो, कितने स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं ईमानदारी से। वी आर टॉकिंग ऑफ एथिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर सेइंग यू हैव टू प्रूव। कितने स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं, ध्यान दो, ये हकीकत है। और मैं आपको यही बोल रहा हूं, जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ एथिक्स में कहा था, 2007 से मैं जब एथिक्स पढ़ा रहा हूं, पिछले 8 सालों में जो कुछ भी लाइफ मेरा चेंज हुआ है, टर्निंग पॉइंट याद है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, whatever my life has changed, turning point is due to these ethical standards. I can say somewhere they have contributed, and I can say I have not reached that level, but I am reaching slowly towards that accuracy level. 50%, 60%, 70%, that is something. अगर आप ethics को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, बहुत आसान है, you can just mug up and you can write. but आप इसको याद रखना, आप अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, सीए बनने के बाद हर रोज यूज नहीं करोगे, ऑफिस में रहोगे तभी यूज करोगे, बट एथिक्स सोते जागते उठते बैठते आपके साथ रहेगा, और आपको सिर्फ एक ही टीचर की याद आएगी, वो है नीलम कुमार भंडार। नीलम कुमार भंडार, नीलम कुमार भंडार। मतलब क्या, मैं आपको बोल रहा हूं, आई ऑलवेज फील हैप्पी दैट आई टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच गिव्स मी कनेक्शन विद स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर ओन कैरेक्टर और पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखना ये कितने आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड देखो क्या लिखा है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। वही मैंने आपको कहा है, द यूटिलिटेरियन अप्रोच, वहां पर लिखा है मोस्ट गुड और डज द लीस्ट हार्म, इट ट्राइज बोथ टू इंक्रीज द गुड डन एंड टू रिड्यूस द हार्म डन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कर भला तो हो भला। जितना भला कर सकते हो भला करो, भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। फर्स्ट स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड। देन द सेकंड वन, द राइट्स अप्रोच। ध्यान दो, ये भी आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, देख लो। राइट्स अप्रोच का दूसरा नाम क्या दिया है, द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। डरो मत, उसका मतलब क्या है सुनो, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। सुनो व्हाट इट मींस, एवरी इंडिविजुअल, every person on this planet earth, living or non-living creature on this planet earth, has a right to decide how to live his life. We have a freedom of choice, freedom to decide to live your life. अगर देखो, मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, किसी घर में मान लो बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है, पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं कहते, उसे कहते तू अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर, दे विल नॉट इंटरफेयर। जिसमें अब अगर वो लड़का या लड़की जो भी है वो सही डिसीजन अगर लेती है, फ्रीडम टू लीव हिज लाइफ, अपने पर्सनल और एथिकल प्रिंसिपल्स सही ढंग से वो कैरी करता है, तो विल गो ऑन द राइट पाथ, अदरवाइज दैट पर्सन कैन गेट डिरेल्ड। और इसलिए अक्सर कुछ घरों में बच्चों को पैम्पर किया जाता है,
उनको हर वक्त कहा जाता है कि आपको आपके लिए यही सही है वो गलत है, यही सही है वो गलत है। नाउ ये दोनों में से कौन सही है ये कहना मुश्किल है, बिकॉज ये हर एक का अपना थॉट है। बट द एथिकल स्टैंडर्ड सेज हर इंडिविजुअल को इस प्लैनेट अर्थ पर अपना लाइफ कैसे जीना है वो खुद डिसाइड करने का राइट है। मैं इसको थोड़ा फनी और सटायर वे में, एक स्टेटमेंट कोट है, कल परसों फेसबुक पर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था। अमृता राय एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अभी अभी हाल ही में एक चमत्कार किया है। उन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र 68 साल हो गई है, उनके साथ शादी की है। एंड एक मैं उसको यहां पर रिलेट कैसे करो, देखो फ्रीडम क्या है, राइट अप्रोच। शी गेव अ स्टेटमेंट ऑन एफबी, आई हैव डन दिस फॉर माय डिग्निटी, फॉर माय own personality, and for the last 1 year what I have been facing, but I believe I live in a modern progressive India where every individual is given a right to choose how to live his life. So it is an entire choice of mine, I have decided to follow that. So freedom, हम कहते हैं freedom to choose freely what to do with their lives. आप ये यकीन मानो, इस तरह का freedom आप अगर दे रहे हो तो you are following that second standard. काफी जगह पर इसको फॉलो नहीं किया जाता है, बट विल गो टू दैट थर्ड वन। क्या लिखा है, द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच। फेयरनेस और जस्टिस, ह्यूमन बीइंग हो एनिमल हो, कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एनिमल्स ह्यूमंस, सबको सेम ट्रीटमेंट दो, किसी के साथ भी क्या इनइक्वालिटी मत करो। इट इज रिटन ऑल इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, मैं उधर लिखूंगा इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। राइट्स अप्रोच में मैं लिखूंगा फ्रीडम टू लीव लाइफ, और राइट्स अप्रोच में मैं वो प्रोवर्ब यूज करूंगा, वो वर्ड्स जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लीव। आप हंस रहे हो, बट इसी के ऊपर स्टूडेंट को 80-82 मार्क्स मिले, बिकॉज ये किसी किताबों में लिखा नहीं है। बट जब राइट्स अप्रोच के ऊपर आपको लिखना है तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा लिव एंड लेट लीव, आपको लिखना पड़ेगा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो लिखा है सबने। कितने स्टैंडर्ड्स हुए, पहला स्टैंडर्ड क्या था, द यूटिलिटेरियन अप्रोच, कर भला तो हो भला। दूसरा द राइट्स अप्रोच, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, सिंपल है ना रिलेट करना। नंबर 3 द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच, जस्टिस इक्वालिटी, सो इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। फोर्थ स्टैंडर्ड द कॉमन गुड अप्रोच, कॉमन गुड। अगेन कॉमन गुड अप्रोच कैसे लेट होता है ध्यान दो। अक्सर ऐसा कहता है एक ह्यूमन बीइंग का जब बर्थ होता है, उसका अल्टीमेट लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए। मेनी पीपल रिलेट दैट विथ मनी, बट सम ऑफ देम व्हेन दे ग्रो अप इन लाइफ दे रिलेट दैट विथ सम अदर थिंग, दैट इज नेम एंड फेम। मतलब इस धरती पर वो अगर नहीं भी हो तो भी उसका नाम लिया जाए, और विथ अ प्रॉपर वी कैन से बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ, ऐसा नहीं, विथ अ प्रॉपर इमेज, विथ अ प्रॉपर स्टेटस। यस और नो, हिटलर का भी लोग नाम लेते और गांधी जी का भी नाम लेते, बाहुबली का भी लेते, करेक्ट, कटप्पा का भी लेते। अब जितना आप ध्यान से लगा के उस एग्जाम्पल को रिलेट कर रहे हो, अब सुनो व्हाट इट मींस कॉमन गुड अप्रोच। दे हैव सेड एक पर्सन एक पर्टिकुलर लेवल पर जब पैसे कमाने लग जाता है, when he earns his money, and money or profit in business becomes a recurring feature, recurring feature. We'll say for example Anil Ambani and Mukesh Ambani. If you it is said now, it is said, I don't know कितना सच है, उन दोनों के पास मिलाकर इतनी दौलत है कि अगर उनके दौलत को आज हम आग लगा दे, आज सारी दौलत एक साथ लाकर, तो 1 महीने तक सिर्फ धुआं निकलेगा, धुआं, और आग 1 महीने बाद लगेगी। आग लगने के लिए 1 महीना लगेगा। नाउ जस्ट
I am relating with this particular common good approach. Try to understand. Don't pass comments. Listen first. What has happened? अगर ये बात उन दोनों को रिलेट होती है तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जो दिन रात अपने एंटरप्राइज, अपने कंपनीज को ग्रोथ की राह पर और हम कह सकते तरक्की की राह पर लेने के लिए जो दिन रात मेहनत ले रहे हैं, क्या वो पैसों के लिए ले रहे हैं? नहीं, बिकॉज मनी हैज बिकम अ रिकरिंग फीचर फ्रॉम देम, फॉर देम। और इसलिए कहते हैं लाइफ में व्हेन मनी बिकम्स अ रिकरिंग फीचर, तो उस वक्त एक ह्यूमन बीइंग ने पैसों से हटकर अपने नाम के लिए काम करना चाहिए। और इसलिए आप देखो काफी लोग जब बहुत पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमाने के बाद वो चैरिटी और हम कह सकते हैं डोनेशंस में बिलीव करते हैं। इसका एग्जांपल है वॉरेन बफेट, इसका एग्जांपल है बिल गेट्स, जिन्होंने अपना, बिल गेट्स का तो आप सुनोगे यू विल बी सरप्राइज्ड, नो वन एवर थॉट कि बिल गेट्स अपना पैसा इस तरह से चैरिटी में देगा, बिकॉज ही वाज अ एक्सट्रीमली सेल्फिश पर्सन। वॉरेन बफेट को उन्होंने अपना आदर्श मानकर इस तरह से कॉमन गुड अप्रोच में अपना पैसा लगा दिया। बिल गेट्स को वॉरेन बफेट के बारे में सुना था, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट गुरु की बहुत ही महापुरुष है और उनसे मिलना मतलब सौभाग्य की बात है। तो बिल गेट्स जब अपने बिजी बिजनेस लाइफ में थे, उन्होंने एक बार ऐसे सोच लिया, चलो ठीक है, इनका बहुत मैं नाम सुन रहा हूं, वॉरेन बफेट कौन है, मैं वो उस शहर जा रहे थे जहां पर वॉरेन बफेट थे। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से एक आधे घंटे का वक्त वॉरेन बफेट को देने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट्स में आधा घंटा वॉरेन बफेट के साथ मीटिंग करना है ये डिसाइड करके अपने सेक्रेटरी को कह दिया। वॉरेन बफेट को जब वो मिलने गए, 36 आवर्स ही वॉज विद वॉरेन बफेट। उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट से कितना दिया था समय? आधा घंटा। 36 आवर्स ही डिड नॉट लेफ्ट वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट के बाद जैसे उनकी मीटिंग हुई, अगले 6 महीने में बिल गेट्स ने अपने टोटल वेल्थ का 98% वेल्थ चैरिटी में डोनेट कर दिया। टुडे ही इज ओनिंग ओनली 2%, 1% he has kept for himself and 1% for his family. 98% of Bill Gates' wealth is donated already in charity, and that is to Bill Gates Foundation, which does only charity work. Now आप बोलोगे सर उन्होंने पूरा लाइफ पैसा कमाया, बट एंड में जाकर वो पैसा कहां पे डोनेट किया? सोसाइटी में। डोंट फॉरगेट वी आर नॉट लर्निंग एथिक्स, वी आर स्टडिंग एथिक्स। और जो गांधी जी कहे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, ही गॉट टू नो दैट whatever he is earning just as a trustee of society, and most importantly he has to use that money for the common good approach. अगर आपका पैसा आप अगर कॉमन वेलफेयर के लिए आपकी चीजें नहीं लगा सकते हो, यू नॉट फॉलोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड। जब हम कहते हैं कि किसी जगह पर भूकंप आ गया, कहां पे सुनामी आ गया, कहां पर हम कह सकते हैं मराठवाड़ा विदर्भ एरिया में आज पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो जहां पर भी कोई चैरिटी शो है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कहा गया है कि आप आपके कुछ हो सके तो कपड़े डोनेट करो, कुछ ओल्ड टॉयज दो। अगर कुछ लोग जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं वो अगर हम करते हैं, मतलब हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं। जो फॉलो कर रहा है इज फॉलोइंग द कॉमन गुड अप्रोच। कितने स्टैंडर्ड्स हुए? 4। कहने को तो 4 स्टैंडर्ड्स है, बट इनमें मैं अगेन आपको कहता हूं जिंदगी का सार छुपा हुआ है। n number of examples I can give that are related to my personal life, but I'll restrict myself to only to the discussion given over there. 4 points सबको clear है? Last 5th one क्या लिखा है? The virtue approach. Virtues we can say habits, संस्कार, सुसंस्कारी। एक पर्सन के अंदर जितने वर्च्यूज कूट कूट कर भरे, वर्च्यूज ऑनेस्टी, करेज, ब्रेवरी, जितने कूट कूट कर भरे, उतना वो पर्सन अच्छे कैरेक्टर का पर्सन होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का पर्सन होगा। जितने वर्च्यूज कम है, उतना उस पर्सन का एथिकल बिहेवियर और कैरेक्टर हम क्या कह सकते हैं, कम है। तो इट इज सेड वर्च्यूज में आप मार्क करो, virtues enable us to act according to the highest potential of our character. It is said honesty, courage, compassion, generosity, tolerance, love, fidelity, integrity, fairness, self control, prudence, ये सारे वर्च्यू के एग्जांपल्स है। अगर एक ह्यूमन बीइंग में ये वर्च्यूज है तो हम कह सकते हैं वो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का पर्सन है। जितने कम वर्च्यूज उतने एथिकल स्टैंडर्ड्स, वी कैन से इज नॉट एथिकल। कितने स्टैंडर्ड्स हुए? 5। क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट आर द 5 सोर्सेज ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। 4 मार्क के लिए आएगा। ऑलरेडी आई हैव सेड एक भी क्वेश्चन 4 मार्क के ऊपर आएगा नहीं। सो हर स्टैंडर्ड को मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, और
हो सके उतना प्रोवर्ब्स देना है। प्रोवर्ब्स अगेन आई से, जो चैप्टर नंबर 1 के एंड में प्रोवर्ब्स दिया ना मैंने, वो एक लिस्ट ऑफ हार्डली 4 प्रोवर्ब्स है। ऑलवेज से स्टूडेंट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स बैक एट होम, इन 4 प्रोवर्ब्स का यूज लो, बट द बेस्ट वे इज गूगल आउट। आप अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स पर एक आंसर लिख रहे हो घर में, आंसर का मेन फोकस इन 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स पर होगा। बिगिनिंग और एंड कैसे होना चाहिए, आपने गूगल पर डाल दिया प्रोवर्ब्स ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ 1000 प्रोवर्ब्स। उसमें से जो आपको समझे और अच्छा लगे, ये दोनों बात है, वो प्रोवर्ब लेना है और उस प्रोवर्ब को बिगिनिंग में और एंड में लिखना है एथिक्स के। टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। अगर मैं एग्जामिनर के एंगल से देखूं, पेपर चेकर के एंगल से, तो मैं उस स्टूडेंट को कभी भी आउट ऑफ मार्क्स दूंगा जिसने सिलेबस के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा अपने थॉट्स और आइडियाज दिए, रादर देन जिस स्टूडेंट ने सिर्फ स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस में से लर्न करके लिखा है। वो तो हर बंदा कर सकता है, और इसलिए मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, एथिक्स के जो 20 मार्क के लिए एथिक्स आता है, दैट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू स्कोर 16 17, एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर, द ओनली पॉइंट इज प्रैक्टिस। मुझे अभी भी कुछ स्टूडेंट, जब रिसेंट नवंबर एग्जाम्स के कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज कर रहा हूँ, लॉ में एथिक्स कमीशन हुआ है या नहीं, पहले क्वेश्चन को वो पूछता हूँ। वो अगर कहता है नहीं, तो उसे कहता हूँ पहले सब भूल जा, पहले एथिक्स कमीशन कर, और उसके बाद कंपल लॉ, एंड में बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ यू कैन स्टडी लास्ट मंथ, जिस तरह से हमने बिजनेस लॉ पढ़ा है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल ओपन करोगे ना, आपको मैक्सिमम 10 दिन में बिजनेस लॉ कंप्लीट कर सकते हो। ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव स्कैन्ड थरोली, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज द स्टूडेंट्स लॉ को अगर 40 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, देन आई कैन से आई एम नॉट द राइट पर्सन यू हैव जॉइंड। बट अगर आप उसको 60 प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, यस आई विल मेक श्योर दैट यू कैन स्कोर, इट इज पॉसिबल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इस 5 स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने पर आप देखो चैप्टर नंबर 1 इज ऑलमोस्ट ओवर, और जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, वो चैप्टर नंबर 1 का पूरा समरी है। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, बोलो। करेक्ट। और सुनो, मैं बहुत ही सिंपल वे में इन लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। व्हाट इज दैट लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। हम एथिक्स देख चुके, हम बिजनेस एथिक्स देख चुके, तो हमें यह समझना है कि बिजनेस एथिक्स का क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होगा। मैं लिंक कैसे कर रहा हूं, सुनो। अगर हम बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो होगा, तो देखो बिजनेस एथिक्स फॉलो होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ जो एम्प्लॉय है ना, उसका मॉरल हाई रहेगा। मॉरल, एम्प्लॉयज का मॉरल हाई रहेगा, बिकॉज उनका बिजनेस, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े, वो कैसा है, एथिकल है। अब देखो ना, एथिकल बिजनेस से आप जुड़ोगे तो अपना मॉरल हाई है, एम्प्लॉयज का मॉरल हाई है, तो एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी हाई होगा, एफिशिएंसी हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी हाई होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, मतलब कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बनेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स का लॉयल्टी बढ़ेगा, कस्टमर्स का लॉयल्टी बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर कम हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन में नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होगा, मतलब लेसेस फेयर पॉलिसी, लैटिन वर्ड है ना, पता है कि लेसेस फेयर, लेसेस फेयर मतलब नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। जब नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, जब क्वालिटी मैनेजमेंट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सोशल बेनिफिट के लिए और समाज के भलाई के लिए काम करेगा, जिससे इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन सोसाइटी होगा। सारे बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मैंने एक बेनिफिट से सारे बेनिफिट्स को क्या किया, लिंक किया। अब देखना वही बेनिफिट्स आपके नोट्स में दिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, पेज नंबर 154 पर आपको पता चलेगा वही सारे बेनिफिट्स है। जस्ट रीड दो 7 बेनिफिट्स। पढ़ रहे हो सब लोग, हमें वो सिर्फ पढ़ना है, बाद में मैं जो लिंक दे रहा हूं वही लिख रहा है वहां पर, या आपके नोट्स में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर या नोटबुक में, जहां पर भी आप स्क्रैप बुक में लिख रहे हो। एक बार पढ़ लिया सबने वो? नाउ आपके नोट्स में आप लिखो
बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। जो लिंक मैं दे रहा हूं, आप ध्यान रखना, ये बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स से कुछ चैप्टर नंबर 2 का और एक क्वेश्चन हो गया हमारा, उस वक्त मैं बता दूंगा आपको। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में मैंने आपको क्या कहा सबसे पहले, बोलो। एम्प्लॉइज shall have high moral, high moral, high moral से high efficiency आएगा, high efficiency in work, high efficiency in work होगा तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखवा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होता है तो व्हाट विल हैपन, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब उतने ही सेल्स होते हुए भी प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा, ब्रांड इमेज बढ़ेगा, गुडविल ऑब्लिक ब्रांड इमेज बढ़ेगा। गुडविल ब्रांड इमेज बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोलो कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ेगा, जब कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ेगा तो लेबर टर्नओवर कम होगा, बिकॉज एम्प्लॉयज भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हो। लेबर टर्नओवर, बिकॉज एम्प्लॉयज को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अपना फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लेबर टर्नओवर कम होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा, जिसको हम कहते हैं लेसेस फेयर पॉलिसी। आई यूज दैट वर्ड लेसेस फेयर, जिनको इसका मीनिंग नहीं पता है उसका ब्रैकेट में मीनिंग लिख रहा हूं, नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा, मतलब गवर्नमेंट कड़े नियम कायदे कानून नहीं लाएगा, रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अब देखो ना, आईटी कंपनीज को आज भी इनकम टैक्स में छूट है, इनकम टैक्स में आज भी उनको क्या है, टैक्स फ्री रखा हुआ है, एसईजेड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनकम टैक्स में सेक्शन 10 भी है जहां पर आईटी कंपनीज को टैक्स फ्री हॉलीडेज दिए जा रहे हैं। रीजन क्या है, आईटी बिजनेस इंडिया में क्या कर चुका है, इंडिया को अलग प्लेटफॉर्म पर और इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेके जाने के पीछे आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान है। तो गवर्नमेंट आईटी कंपनीज को फ्रीडम देना चाहता है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। बट जहां पर हम कह सकते हैं अनएथिकल बिहेवियर होता है, गवर्नमेंट ज्यादा रूल्स लाएगा, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज लाएगा, इसलिए दिया है लेसेस फेयर। अगर नॉन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन हो रहा है तो अब उधर नीचे लिखो क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। देखना कितने बेनिफिट्स लिख रहे हैं हम, क्वालिटी मैनेजमेंट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ द पीपल इन सोसाइटी क्या होगा, इंप्रूव होगा, बिकॉज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा, बिकॉज द मैनेजमेंट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। आप देखो आज से 10 साल पहले बैंगलोर सिटी और आज से 10 साल पहले हैदराबाद सिटी जो थी, और 10 साल में इन दोनों का जो हम कह सकते हैं काया पलट हुआ है, वो एकमात्र कारण है वहां पर आईटी कंपनीज ने जिस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट करके पूरे सोसाइटी को बदल दिया वहां पर। तो वी कैन से दैट इज नथिंग बट एथिकल बिजनेस के ये सारे क्या है, बेनिफिट्स है। कितने हुए बेनिफिट्स, नंबर देम। और एक भी बेनिफिट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले याद रखना है, यू कैन लिंक ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट्स। और ये सुनो, अब सुनो, एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या करते पता है, बेनिफिट्स लिस्ट डाउन करते। ऐसा करना नहीं है। 4 मार्क के लिए जब बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आएगा,
हम सबसे पहले एथिक्स एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे, हम बिजनेस एथिक्स का मीनिंग लिखेंगे, हम एक प्रोवर्ब लिखेंगे जो बिजनेस एथिक्स से जुड़ा हुआ हो, उसके बाद हम लिखेंगे तो बिजनेस एथिक्स फॉलो करने से ये बेनिफिट्स है, उन बेनिफिट्स का लिस्ट देंगे और फिर एक कंक्लूजन भी लिखेंगे। 10 एक बिजनेस एथिक्स फॉलो करने से किस तरह से पूरे सोसाइटी का और उस ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट और भला होता है, ये एक प्रोवर्ब के अंदर हम उसे रिलेट करेंगे। एग्जांपल कैसे करना है ये प्रोवर्ब, गूगल पे डालना है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स या प्रोवर्ब्स ऑन बिजनेस एथिक्स, you'll get n number of proverbs। एक अच्छा प्रोवर्ब यूज करना है। why I'm saying this, you have to start doing this। चैप्टर नंबर 1 is almost over। आप अगर देखोगे चैप्टर नंबर 1 में कुछ बचा नहीं है, अब सब कुछ हो गया है। what is left is only answers and your own points to be prepared। कितने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में? 8। सारे हो गए। लिसन नाउ, एक आंसर जो है एथिकल डायलेमा का आज आप लोग ट्राई करोगे। एक ही आंसर दे रहा हूं मैं पहले। एथिकल डायलेमा मैंने आपको कहा है, प्रोवर्ब वो एक, और बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स नंबर 2। बस ये 2 क्वेश्चंस को 4 मार्क के लिए आने पर कैसे लिखना है इसकी कोशिश आप करोगे होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो, मैं कल आपके आंसर्स देखने के बाद अगर मुझे लगा कि आप लोग समझ चुके हो तो मैं इस पर आपको आंसर नहीं लिख कर दूंगा, बिकॉज यू गॉट हाउ टू राइट, दैट डजंट मीन दैट यू मस्ट नॉट ट्राई। अगर आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाए तो मैं आपको आंसर लिख के दूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट्स आंसर ऑफ एथिक्स अलग, सेपरेट। भले आप एक ही क्लास में हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट हर एक का आंसर अलग होना चाहिए। एग्जाम में जब आप उस तरह से फॉलो करोगे तो मजा आएगा, यू विल स्कोर वेल। आई होप इट इज क्लियर। देखो, अब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूं, तो चैप्टर 1 में जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे जेनरिक ड्रग्स, ये एग्जैक्टली क्या है ये हर स्टूडेंट को नहीं, हर ह्यूमन बीइंग को पता होना चाहिए। और हमारे इंडिया में तो इसकी बहुत जरूरत है, बट आप सोचो जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें तक इसके बारे में पता नहीं है, तो जो लोग पढ़ाई से कोसों दूर है उनको जेनरिक ड्रग्स के बारे में कैसे पता होगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, उस शो को देखा है, उससे पहले से था आमिर खान ने उसका अवेयरनेस करने की कोशिश की, जो कुछ हद तक वो कामयाब हुए, बट सक्सेसफुल वी कैन से ही वाज नॉट देयर, इवन टुडे ही इज नॉट देयर 100%। व्हाट हैज हैपेंड इज, अगर मान लो किसी के घर में कोई डायबिटीज पेशेंट है, किसी का बीपी का बीमारी है, किसी को कैंसर है, अगर आप देखोगे डॉक्टर्स के पास जाने पर डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है दवाई का, अगर 10 टैबलेट अगर हम डायबिटीज पेशेंट का जो इंसुलिनिक ड्रग है, इंसुलिन ड्रग उन्हें लेकर लेना पड़े या फिर टैबलेट्स लेना पड़े, तो रेनबैक्सी कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज की जो दवाइयां है, रेनबैक्सी का तो एक दवाई डायबिटीज पेशेंट के लिए जो 117 रुपए में एक टैबलेट आता है, 117 रुपीज में एक टैबलेट। नाउ लिसन, जो ये एक टैबलेट 117 रुपीज में रेनबैक्सी बेचता है, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब रेनबैक्सी की करता है दवाई, वही टैबलेट अगर वो पेशेंट जेनरिक मेडिसिन का बाय करे तो 1.90 में 10 टैबलेट आते हैं। मैंने क्या कहा आपको, 117 रुपीज में जो एक टैबलेट आता है, सेम टैबलेट 1.90 रुपये में 10 टैबलेट्स आते हैं जेनरिक मेडिसिन के। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये जेनरिक मेडिसिन है क्या? क्या होता है, कोई भी फार्मा कंपनी जब कोई दवाई बनाती है उसका पेटेंट मिलता है उन्हें, पेटेंट कुछ सालों तक ये पेटेंट होता है, 10 साल तक, मतलब 10 साल तक उनके अलावा ये दवाई कोई और बना नहीं सकता है। व्हाट दिस फार्मा कंपनीज डू, वो डॉक्टर्स को जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिकल पर्सन जो दवाई देते हैं, इन दोनों को काफी ज्यादा कमीशन का लालच देते हैं। डॉक्टर्स को गिफ्ट्स देंगे अलग अलग तरह के, और गिफ्ट्स देकर उनको ये कहा जाता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की दवाई दो। आप अगर किसी मेडिकल की दुकान में गए होंगे, मान लो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है और मेडिकल वाले को आपने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया,
मेडिकल वाले ने आपको दवाई दे दी, फिर पता चला जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसको छोड़कर कोई और दवाई दी है, वो कहता है ये और वो सेम है, आप ले लो, हम भी ले लेते, ठीक भी हो जाते, हमें कोई शक नहीं है कि वो दवाई गलत है। बट बाद में आप अगर थोरो रिसर्च करोगे तो पता चलेगा मेडिकल वाले ने आपको जेनरिक मेडिसिन की दवाई दी थी, वो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए दवाई के कॉस्ट में। जेनरिक मेडिसिन काफी सस्ता है, उसका रीजन ये है, जो मेडिसिन का दाम ज्यादा होता है उसका रीजन होता है उसके ऊपर R&D जो सालों से किया जाता है। एक दवाई को बनाने के लिए मान लो 15-20 साल लग गए, तो उस दवाई के कॉस्ट में उन 15-20 साल का कॉस्ट ऐड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर इन्वेंटिंग दैट मेडिसिन, जिसके कारण मान लो फार्मा कंपनी की दवाई 170 रुपए में एक टैबलेट है, पेटेंट का पीरियड लैप्स हो गया 10 साल का, उसके बाद वही दवाई का फॉर्मूला एक कंपनी कॉपी करके वो दवाई सीधा मार्केट में लाएगी, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज हार्डली 10 पैसा 15 पैसा। कोई भी दवाई जब होती है ना, you'll be surprised, रेनबैक्सी का एक बॉटल आता था रिवाइटल, सलमान खान उसकी ऐड करते थे, वो अब कौन करता है, युवराज सिंह सलमान खान जो भी उस बॉटल का ऐड करते थे, you'll be surprised, वो शायद आई डोंट नो 70-80 कुछ रुपीस का बॉटल है, एक बॉटल के पीछे रेनबैक्सी कंपनी को कितना परसेंट प्रॉफिट है, डू यू नो दैट? 1200% प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 10%, 100%, आई एम टॉकिंग ऑफ 1200% प्रॉफिट अगर एक बॉटल सेल होता है तो, एक बॉटल। तो क्यों ना वो सलमान खान और युवराज सिंह जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स उस पर्टिकुलर बॉटल के लिए अपॉइंट करेंगे, डेफिनेटली ऐसे 5 सलमान खान खड़े कर सकते हो, बिकॉज कंपनीज को ये पता है कि यहां पर पूरा माइंडसेट का गेम है। ह्यूमन बींग्स को जिस तरह से, खास करके इंडिया में आप जिस तरह से ग्रूम करोगे उस तरह से लोग वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, और इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, नाउअडेज इंटरनेट की इस युग में जेनरिक मेडिसिन मिलना काफी आसान हो गया है। पूना में एक जेनरिक मेडिसिन का शॉप खुला है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एड्रेस बट यू कैन जस्ट इंक्वायर ऑन गूगल, एक जेनरिक मेडिसिन का शॉप पूरे पूना में खुला है। कैन यू इमेजिन, अगर वो सत्यमेव जयते में बताया था, जब वो एक मेडिकल के शॉप में गए, 3000 रुपए में पूरा एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन वहां से उन्होंने खरीदा, और फिर वही दवाई उन्होंने जेनरिक मेडिसिन से खरीदी तो 130 रुपीज में हुआ। कितना? 130। और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था 3000 रुपीज स्पेंड हुआ। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस है। अगर ये जेनरिक मेडिसिन वाकई में गरीबों को मिले, और हम कह सकते हैं रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को मिले, तो डेफिनेटली उनका बेनिफिट होगा। बट इसमें सरकार का भी हाथ है, कोई भी गवर्नमेंट हो, बिकॉज गवर्नमेंट को ये पता है कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर फंक्शन करना है, रन करना है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। और इस कारण से ही कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर ठोस कदम ले नहीं पाई है कि जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दे। हालांकि हम कह सकते हैं पिछले साल भर में एक तो काम अच्छा हुआ है, अच्छे दिन आ गए कि एक जेनरिक मेडिसिन का शॉप पुणे में खुल गया है, बट धीरे धीरे करके मैं कह सकता हूँ जेनरिक मेडिसिन इज द ओनली अल्टरनेटिव फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड टू बाय, वी कैन से, हाईली प्राइस्ड मेडिसिन। दोनों मेडिसिन में कोई अंतर नहीं होता है। जेनरिक मेडिसिन के अंदर सिर्फ एग्जिस्टिंग मेडिसिन का फॉर्मूला कॉपी किया जाएगा, और जो हाईली प्राइस्ड मेडिसिन है उसके अंदर उसका पेटेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ रिसर्च ऐड होता है, इसलिए वो महंगा होता है, और प्रॉफिट मार्जिन वापस ज्यादा होता है, बिकॉज दे वर द पायनियर्स ऑफ इट। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये अवेयरनेस अभी हुआ है तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगेन इंटरनेट के जमाने में आपके नजदीक के एनवायरमेंट में कोई भी व्यक्ति आपको लगे कि जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकता है, यू कैन गूगल आउट, फाइंड आउट जेनरिक मेडिसिन फॉर हिम। आज एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन के 10 अल्टरनेटिव जेनरिक मेडिसिन क्या हो सकते हैं वो आपको इंटरनेट पे मिलता है। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, you can get it on internet and you can help that person. At least you will be following one of the ethical standards, common good approach. So just try that. कहना बड़ा आसान है, उसको practically implement करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखो, in your busy schedule. So that was the story. Anyways, chapter number 1 is over. Listen carefully now. I am giving you homework today. What is the homework? Listen. अच्छा, होमवर्क आप चैप्टर नंबर 1 के कौन से क्वेश्चन को करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बोलने का नहीं बोला क्या? करने का, फालतू का रीजन देने का नहीं। वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स, मैं वर्चुअल बैच में आके चेक करूंगा, ध्यान दो, मुझे पता होता है कौन से दिन कौन सा लेक्चर है। सो आई कम इन द लाइव बैच एंड आई चेक योर आंसर। इज इट क्लियर? वरना 500 रुपए फाइन है।
₹500 ज्यादा नहीं, सिर्फ ₹500. Okay, we'll stop for the day. That's all. Thank you.